नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। मैंने मुगल काल में आपको बाबर के बाद हुमायूं के बारे में बताया था। तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठा 1530 ईस्वी में, तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस पर मैंने जो वीडियो बनाया था पार्ट 1, वो आप तक पहुंच चुका है। आज हम दूसरे वीडियो के माध्यम से जो आपके लिए विषय सामग्री लाए हैं, उसका जो टाइटल है हमारा आज का, वो है हुमायूं का पराक्रम, पराभव एवं पलायन। मतलब 3 भागों में हमने हुमायूं के कार्यों को बांटा है और उसके माध्यम से हम आप तक ये बात पहुंचाएंगे कि किस तरीके से उसने इन तीनों कामों में अपनी भूमिका अदा की थी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके पास इतिहास की विशेष सामग्री आती रहेगी, तो आपका अध्ययन निरंतर जारी रहेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है हुमायूं का पराक्रम, पराभव एवं पलायन। तीनों शब्दों का मतलब आप समझ रहे होंगे। पराक्रम का मतलब है कि उसने अपने साहस और वीरता से किस तरीके से युद्धों में विजय प्राप्त की। पराक्रम का तात्पर्य है। पराभव का तात्पर्य है कि किस तरीके से वो युद्धों में पराजित हुआ। और पलायन का मतलब है कि वो किस तरीके से देश को छोड़कर भाग गया। तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि जिन 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पराक्रम की। तो हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद ये कोशिश की कि पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करे और व्यवस्था को और अच्छा बना सके। तो इसमें पराक्रम में हम प्रमुख विजयों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 1531 से लेकर के 1536 तक का समय है, जब हुमायूं अपनी वीरता और साहस से निरंतर युद्ध जीत रहा था। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस काल में वो युद्ध जीत रहा है। सबसे पहले देखें हम कालिंजर पर आक्रमण 1531 ईस्वी। पहला आक्रमण जो है वो कालिंजर पर किया गया था। कालिंजर एक स्थान है, यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध किला है जिसको कालिंजर का किला कहते हैं। वहां पर हुमायूं ने 1 महीने तक घेरा डाला था। और यहाँ का जो राजा था वो हिंदू राजा था, जिसका नाम था राजा रुद्र प्रताप देव। तो हुमायूं एक विशाल सेना को लेकर के जब पहुंच गया, और राजा रुद्र प्रताप देव के पास बहुत कम सेना थी, तो उनको ये लगा कि हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो हुमायूं के दबाव में राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और राजा को मजबूर होकर के संधि करनी पड़ी हुमायूं के साथ। तो हुमायूं को 12 मन सोना प्राप्त हुआ और इसके अलावा हाथी और घोड़े भी उसे मिले थे। और राजा ने ये वचन दिया कि वो आगे चल करके मुगल दरबार को अपनी सेवा उपलब्ध करवाएगा, अर्थात जब भी हुमायूं उसे बुलाएगा सेवा के लिए, किसी भी तरीके की मदद के लिए, तो राजा उपस्थित होगा। और साथ ही अगर किसी तरीके की आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कर भी अगर देना पड़ेगा, तो राजा देगा। तो मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि कालिंजर के क्षेत्र पर राजा रुद्र प्रताप देव हुमायूं के दबाव में आकर के उसे संधि करनी पड़ी और आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये पहली घटना थी जिसमें हुमायूं को सफलता प्राप्त हुई। अब दूसरी घटना देखेंगे, महमूद लोदी का दमन 1532 ईस्वी। यहां पर मैंने बिल्कुल क्रम से सारी घटनाएं ली हुई हैं, और इतिहास में आप जानते हैं कि क्रमबद्धता बहुत जरूरी होती है। इसीलिए मैंने लिया ताकि आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से बात आ सके। तो आप देखेंगे ये जो महमूद लोदी था, ये अफगान था, ठीक है। और बाबर के समय में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, तो उसके बाद कुछ अफगानों ने प्रयास किया था बाबर से लड़ने का, मगर वो सामना नहीं कर पाए थे और भाग करके बिहार की ओर चले गए थे। महमूद उनमें से एक व्यक्ति था।
ठीक है। लेकिन जब बाबर खत्म हो गया तो उसका साहस बढ़ गया, है ना, साहस बढ़ गया तो उसने क्या काम कर दिया, हस्तक्षेप शुरू कर दिया इस क्षेत्र के अंदर। तो हुमायूं आगरा से पूरब की ओर चला। हुमायूं आगरा में था उस समय। जब उसने सुना कि महमूद लोदी जो है वो मुगल क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहां से चल पड़ा। अब इसके बाद क्या हुआ कि महमूद तो बिहार से इधर की ओर चला, मुगल क्षेत्र की तरफ, और उधर हुमायूं अपनी राजधानी से उधर की ओर बढ़ा, महमूद की तरफ। दोनों जो है 15 अगस्त 1532 ईस्वी में दोनों दोराहा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और वहां पर भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ, महमूद लोदी जो था वो पराजित हो गया। यहां पर लिखा हुआ अफगान पराजित हो गए, यानी महमूद लोदी और उसके साथ में जितने मदद करने वाले उसके समूह के लोग थे वो सभी पराजित हो गए और वो फिर से बिहार की तरफ भाग गया, यानी जिधर से आया था उधर को ही वापस भाग गया। और वो मुगल क्षेत्र पर कब्जा करने का जो उसका उद्देश्य था उसको पूरा नहीं कर पाया। तो इस तरीके से यहां पर भी देखें कि हुमायूं को सफलता मिल गई महमूद लोदी को भगाने में। अगला देखेंगे, तीसरी घटना जो है वो चुनार का घेरा 1532 ईस्वी। ये घटना भी 1532 ईस्वी की है। चुनारगढ़ एक जगह है जो वर्तमान समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। ये चुनारगढ़ जो है वो प्राचीन काल से ही बड़ा महत्वपूर्ण रहा था। राजा भर्तहरि थे, उन्होंने यहाँ के किले का निर्माण करवाया था प्राचीन काल में, और बहुत प्रसिद्ध थे, तपस्वी थे वो। तो इस चुनारगढ़ का जो किला था ये शेर खां के कब्जे में था उस समय। किसके कब्जे में था, शेर खां के कब्जे में था, ठीक है। तो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक हुमायूं इस किले को जीतने के लिए घेरा डाले रहा, है ना, क्योंकि किले में प्रवेश करने का अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। ये कभी आपको जाना हो तो देखिएगा कि एक पहाड़ी के ऊपर एक किला बना हुआ है और किनारे से गंगा बहती है और बहुत ही मजबूत एक दरवाजा चढ़ा हुआ है। अन्य जगह से कोई प्रवेश करने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो आप देख रहे हैं लगभग 3-4 महीने तक पड़ा रहा और प्रवेश नहीं कर पाया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उधर शेर खां भी परेशान हो गया तो शेर खां ने अधीनता स्वीकार कर ली, हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और संधि के अनुसार शेर खां का किले पर कब्जा बना रहा। शेर खां ने कहा कि आप पैसे ले लो है और जो चाहिए वो ले लो, लेकिन किले को छोड़ दो। तो हुमायूं मान गया और हुमायूं वहां से वापस कहां चलाया, आगरा चलाया, जो कि उस समय राजधानी थी। यहां पर ये हुमायूं की एक गलती नजर आ रही है। आप लोग समझ रहे होंगे कि 4 महीने तक घेरा डालने के बावजूद भी उसने आक्रमण नहीं किया, शेर खां को पराजित नहीं किया और शेर खां से संधि कर ली। उसे ये नहीं मालूम था वही शेर खां आगे उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। सो इट वॉज द ग्रेट मिस्टेक ऑफ हुमायूं। अब अगली बात देखें, मिर्जाओं का दमन 1534 ईस्वी। 2 मिर्जा थे, एक का नाम था मिर्जा जमान खां और दूसरे का नाम था मिर्जा सुल्तान खां। ये 2 मिर्जा थे जो बराबर परेशान कर रहे थे हुमायूं को, ठीक है। तो जुलाई 1534 ईस्वी में इन मिर्जाओं ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हम तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो स्वतंत्र हो जाएंगे। जब कर दिया तो इसके बाद क्या हुआ, मिर्जा मोहम्मद जमान को पकड़ लिया गया और उसे बयाना के किले में डाल दिया गया। बयाना एक जगह है आगरा से दक्षिण की ओर, लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण की ओर जगह है। ये राजपूतों का उस समय गढ़ हुआ करता था, ठीक है। तो जब किले में डाल दिया वो किले से निकलकर भाग गया किसी तरीके से और गुजरात में बहादुर शाह के यहाँ उसने शरण ली। यानी गुजरात में एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह, तो भाग करके जान बचाकर उधर को चला गया जहां बहादुर शाह ने उसको शरण दे दी। अब इसके बाद जो दूसरा मिर्जा था उसका था मिर्जा सुल्तान,
उसको पुत्रों सहित बंदी बना लिया गया, मतलब उसके बेटों को और उसको बंदी बना लिया गया। क्यों बंदी बनाया गया? क्योंकि ये विद्रोह कर रहा था, पहले ही बताया गया कि ये विद्रोह कर रहा था शासन के खिलाफ, इसलिए उसको बंदी बना लिया। और उसको भी बयाना के किले में सुल्तान को और उसके भतीजे को अंधा करवा दिया गया, यानी कि ताकि वो आगे चल करके विद्रोह न कर पाए। तो यहां पर भी सफलता मिल गई हुमायूं को कि उसने दोनों मिर्जाओं को, एक को तो दूर भगा दिया और एक को अंधा बना दिया। कहने का मतलब वो मिर्जा अब मुगल साम्राज्य के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। आगे देखेंगे बहादुर शाह के साथ युद्ध 1535 और 36 ईस्वी। बहादुर शाह कौन है? अभी तो पहले बताया आपको, बहादुर शाह गुजरात का शासक है, ठीक है ना। तो इधर आगरा में कौन था? हुमायूं अपना शासन बना हुआ, उधर बहादुर शाह जो था वो अपने शासन को मजबूत किए जा रहा था और वो महत्वाकांक्षी था। तो गुजरात और मालवा का शासक था ये। मिर्जाओं को शरण देने के कारण शत्रुता थी हुमायूं की, अभी बताया था आपको, मिर्जा को शरण दी थी उसने, तो इसलिए शत्रुता थी। तो वो जो है बड़ा महत्वाकांक्षी हो गया, कौन? बहादुर शाह। और वो उत्तर की ओर चला। तो गुजरात से निकल करके वो कहां गया? राजस्थान के क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ में। अब चित्तौड़गढ़ की तरफ जब बढ़ा तो उसने यहां पर कुछ क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। अब चित्तौड़गढ़ और गुजरात के बीच में एक छोटा सा राज्य था, वहां की रानी थी कर्णावती। कौन थी? कर्णावती। कहानी बहुत ही इतिहास में प्रसिद्ध है, रानी कर्णावती। तो जब बहादुर शाह उधर को बढ़ा तो रानी कर्णावती को ये लगा कि वो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाएगी, लिहाजा उसने हुमायूं से मदद मांगी है। तो रानी कर्णावती क्या करती है? राखी भेजती है। ये घटना बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास में, ठीक है ना। राखी भेजती है तो हुमायूं उसकी मदद के लिए आगरा से चल पड़ता है। तो उधर बहादुर शाह उधर से चलता है और इधर से हुमायूं चलता है। अब ये दोनों जाकर के मंदसौर नामक स्थान पर मिल जाते हैं, दोनों की सेनाएं, और वहां पर दोनों में युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो बहादुर शाह क्या करता है? जान बचाकर, मुगल सेना बहुत बड़ी थी, बहादुर शाह के पास इतनी सेना नहीं थी, लिहाजा उसने हुमायूं को नहीं हरा पाया और जान बचा करके खंभात की तरफ भाग गया। जब उधर भाग गया और ये क्या हुआ, हुमायूं वहां पर जीत करके और रानी कर्णावती को उसका राज्य सौंपकर वहां से वापस चले आए। जैसे ही वो वापस चले आए, बहादुर शाह भी खंभात छोड़ करके अपने राज्य में आ गया। उन्होंने कहा कि अब तो मुसीबत चली गई, तो वो लौट आया और उसने 1536 में फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। तो हुमायूं ने जो प्रभाव बनाया था बहादुर शाह जफर के ऊपर, वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और फिर से उसने राज्य प्राप्त कर लिया। तो ये कहानी जो आपको अभी तक बताई गई है 5 घटनाओं के अंतर्गत, ये कहानी किस बात की है? हुमायूं का पराक्रम, यानी वे कौन से युद्ध थे जिनमें हुमायूं को विजयश्री मिली अथवा उसका प्रभाव बढ़ा था। अब देखेंगे आगे की बात। आगे शेर खां से युद्ध एवं हुमायूं का पराभव। तो क्या हुआ कि शेर खां इस समय जो है वो बिहार में है। कहां पर है? बिहार में है। और ये जो हुमायूं है वो भी बिहार में है। तो शेर खां का जो राज्य था वो वर्तमान समय सासाराम जिला है, सासाराम में इसका मकबरा भी बना हुआ है, वो राज्य था, ठीक है। तो हुमायूं उससे और पूर्व की तरफ था। तो हुमायूं को सूचना क्या मिली? इस समय हिंदाल जो उसका भाई था वो आगरा में था, और आपको हम पहले ही बता चुके हैं उसके भाई मदद नहीं कर रहे थे हुमायूं की। हिंदाल ने ये सोचा कि जब तक हुमायूं बाहर है तब तक हम यहाँ पर बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं। लिहाजा उसने हिंदाल ने विद्रोह कर दिया एक तरीके। तो अब वो उसे बढ़ना पड़ा, किसको? हुमायूं को आगरे की तरफ बढ़ना पड़ा, क्योंकि आगरे में से सूचना मिली वहां हिंदाल कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो आगरे की तरफ बढ़ा आगे। इधर शेर खां से उसने कहा कि भैया हमें रास्ता दे दो जाने का, संधि कर लो, क्योंकि पहले भी एक बार संधि हो चुकी थी। लेकिन जो मूर्खता हुमायूं ने की थी वो अब शेर खां करने वाला नहीं था।
लिहाजा शेर खान ने कह दिया कि नहीं, हम आपसे कोई भी संदेह नहीं करेंगे, अगर आपको आगे जाना है तो युद्ध करिए। वहीं पर हुमायूं रुक जाता है, रात को रुक जाता है, और शेर खान क्या करता है, रात में ही सेना के ऊपर आक्रमण कर देता है। जहां पर हुमायूं रुका था वो गंगा का किनारा था। लिहाजा क्या होता है कि जब मुगल सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया गया रात में, तो मुगल सेना एकदम तितर बितर हो गई। जान बचाने के लिए सब भाग पड़े, कुछ गंगा में घुस गए तो डूब गए। अब हुमायूं बड़ी मुसीबत में था, तो हुमायूं को एक व्यक्ति ने बचाया था। उस व्यक्ति का नाम था निजाम खान। ये एक भिस्ती था, भिस्ती, जो चमड़े की मस्क से पानी डाला करते थे पहले। अब तो वो नहीं दिखाई देता है, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो भिस्ती ने हुमायूं को अपने मश्क के ऊपर, मश्क में हवा भर के उसके ऊपर बिठाया और गंगा पार करवाई, तो हुमायूं की जान बची। तो इस तरीके से हुमायूं जान बची। और शेर खान ने जो विजय प्राप्त की थी, तो उसने विजय पाने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। तो अब शेर खान क्या बन गया, शेर शाह बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहले फरीद था वो शेर खान बना, फिर शेर शाह बना। हाँ, अगली बात देखें, दूसरा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब वहां से किसी तरह से जान बचा करके भाग आया हुमायूं, और उसकी सेना के कुछ लोग गंगा पार कर आए थे, और इधर आकर के फिर से उसने सेना संगठित कर ली, और संगठित करके आगरे की ओर बढ़ने लगा। और बढ़ने के बाद कन्नौज जब आया, तो वहां पर उसने अपनी सेना को रोक लिया। यहां भी गंगा का किनारा था और स्थान था बिलग्राम। जब वहां पर रोक लिया, हुमायूं ने 90,000 सैनिक एकत्रित किए। तो बहुत बड़ी सेना है हुमायूं के पास, 90,000 सैनिक है, लेकिन कोई भाई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके जो 3 भाई थे, हिंदाल, अस्करी और कामरान, कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, दोनों सेनाओं ने 1 महीने तक वहां पर डेरा डाले रहे, कोई किसी से लड़ा नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर तो 90,000 सेना को बैठ करके खिलाना उस समय कोई आसान काम नहीं था, और वो भी 1 महीने तक। इससे और सेना का उत्साह और कम हो गया। अब इसी समय अचानक क्या हो गया कि 15 मई को बारिश हो गई, वर्षा हो गई, गंगा का किनारा और हो गई वर्षा, जिससे क्या हुआ, जो साजो सामान था वो पूरी तरीके से भीग गया। ऐसे में मौका पाकर 17 मई को शेरशाह ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि शेरशाह मौके की तलाश में रहता था। उसने जब आक्रमण कर दिया, तो हुमायूं की सेना बुरी तरीके से कीचड़ में फंस गई, उसके घोड़े फंस गए, वो निकल ही नहीं पाए, और सेना तितर बितर हो गई, और एक बार फिर से हुमायूं की पराजय हो गई। अब हुमायूं की पराजय हो गई, तो अब जो तीसरी बात आती है, तीसरा खंड आता है। अभी तक हमने पराक्रम और पराभव 2 चीजें बताई हैं, और अब आप देखेंगे पलायन। तो पलायन में देखें कि जब हुमायूं 1536 ईस्वी में युद्ध हुआ, और उसके बाद जब हार गया कन्नौज के युद्ध में, तो हुमायूं फिर जान बचाकर आगरा की ओर भागने लगा, इटावा के रास्ते से। तो आगे आगे हुमायूं भाग रहा है, पीछे पीछे शेरशाह भाग रहा है। शेरशाह जब आगरा तक पहुंच गया, तो वो उसको भी छोड़ करके आगे भाग गया, यानी निरंतर वो भागता रहा। 1540 ईस्वी में आगरा की ओर भागा, और उसके बाद शेरशाह बराबर पीछा करता रहा उसका, हुमायूं आगे भागता रहा। इसी समय 1543 ईस्वी में भागते हुए गुजरात में जाकर के फिर इसको थोड़ी मदद मिली, और वहां पर अमरकंटक नामक जगह पर जलाल का जन्म हुआ था। ये वही जलाल था जो बाद में अकबर बनता है। ठीक है, तो 1543 में अमरकंटक के जंगल में जलाल का जन्म हुआ था। हुमायूं फिर भी अपने बच्चे और परिवार को छोड़ गया अपने भाई अस्करी के पास। इसी समय हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी है। तो वो परिवार के साथ में रहती है और पालन पोषण किया जाता है। हुमायूं देश छोड़ करके भाग जाता है, सिंध और पंजाब होते हुए ईरान पहुंचता है। ईरान का जो शाह है वो उसकी मदद करता है, और हुमायूं फिर से सेना को संगठित करता है। अब आप देखें, जब हुमायूं का जो शाह था उस समय वो था तहमास्प नामक व्यक्ति था, जो ईरान का शाह था। शाह का मतलब शासक था।
तो वो सैनिक मदद करता है और आर्थिक मदद भी करता है। तो हुमायूं क्या करता है, फिर से अपनी सेना को संगठित कर लेता है। लेकिन ये कुछ दिनों का काम नहीं है, वर्षों का काम है। हुमायूं को भागने में वर्षों लग गए, हुमायूं को ईरान पहुंचने में वर्षों लग गए, फिर कई वर्ष तक वो ईरान में रहा और उसके बाद सेना को संगठित करके फिर से हिंदुस्तान आया। 1555 ईस्वी में फिर से उसने काबुल पर आक्रमण कर दिया। उस समय काबुल जो है वो भारत में मुगल साम्राज्य का अंग हुआ करता था, ठीक है। काबुल, लाहौर, पेशावर और इधर दिल्ली, मुल्तान, ये सभी के सभी नगर जो थे वो मुगल साम्राज्य में आते थे। जो आजकल काबुल अफगानिस्तान में है, पेशावर और लाहौर ये सभी पाकिस्तान में है, बाकी क्षेत्र हमारा भारत में है। तो अब उस देखिए जाए तो उसके 3 विभाजन हो गए हैं। इसके बाद 23 जुलाई 1555 को क्या होता है, काबुल पर जब वो अटैक करता है तो उस समय जो उसके शत्रु होते हैं काबुल में, वो काबुल के किले की दीवार पर अकबर को बिठा देते हैं। वो चाहते हैं कि हुमायूं के हाथों ही अकबर मारा जाए और ये कहानी खत्म हो जाए मुगल साम्राज्य की। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक सैनिक पहचान लेता है कि ये हुमायूं का बेटा है। लिहाजा किले पर जब तोप चलाई जाती है तो उस लड़के को अलग हटा दिया जाता है और किसी तरीके से जलाल बच जाता है। और उसके बाद तोपों से किले पर हमला किया जाता है, दीवारें टूट जाती हैं और हुमायूं किले में प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश कर जाता है तो काबुल से फिर लाहौर, पंजाब होते हुए आगे बढ़ता है, दिल्ली की ओर बढ़ता है और फिर से आगरा आता है और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को फिर से हिंदुस्तान की सत्ता प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से उसका पलायन हुआ, फिर से वापसी हुई और वापसी के बाद फिर से सत्ता प्राप्ति हुई है उसको। और इसके बाद जब सत्ता प्राप्त हो गई, लेकिन उसे समय नहीं मिला, वो फिर से व्यवस्था को नहीं बना पाया और ठीक 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। केवल 6 महीने सत्ता का सुख ले पाता है वो, और 28 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब उतर रहा था तो गिर जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद 13 वर्ष का बालक जलाल भारत की गद्दी पर बैठता है एक नए मुगल बादशाह के रूप में, जो आगे चल करके अकबर महान बनता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने चर्चा की है कि हुमायूं ने किस तरीके से अपने पराक्रम से विजय प्राप्त की, किस तरीके से अपनी गलतियों के कारण से वो कुछ युद्धों में पराजित हुआ, कैसे पराभव उसका हुआ और किस तरीके से वो देश को छोड़ करके भाग गया और फिर से उसने सैनिक शक्ति को एकत्रित किया, हिंदुस्तान की सत्ता को फिर से प्राप्त किया, मगर 6 महीने सुख भोगने के बाद किस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर लीजिए। अगर कोई मन में आपके सवाल उठ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपको समुचित जवाब दे सकें। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।